हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, हमारा टॉपिक है यूनियन इट्स टेरिटरी। ये है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे 1 to 4, 1 से लेके 4 आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जब इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंदर से इंडिपेंडेंस लिए 1947 पे, तो हमारे पास 4 रीजन हुआ करते थे। ठीक है, खालसा रीजन, जहाँ डायरेक्टली जो रीजन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ठीक है, फिर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, कमिश्नरीज होती थी, है ना, और आइलैंड। ये चारों को मिलाकर, ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बनाया गया जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं फर्स्ट आर्टिकल नंबर 1 पे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत जो है, जो इंडिया है, वो क्या है? यूनियन है। किस चीज़ का? स्टेट्स का यूनियन है। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होती है, ठीक है ना, फेडरल सिस्टम भी होती है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, सेंटर होता है, यानी सेंटर जो होता है, और स्टेट्स होता है। ठीक है, जैसे यूएसए में जो फेडरल सिस्टम है, अगर यूएसए की फेडरल सिस्टम की बात करें, तो जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो अग्री किए हैं टू जॉइन सेंटर, और वो चाहें तो इस चीज़ से निकल भी सकते हैं इंडिपेंडेंट। बट हमारे इंडिया के केस में हमने क्या कहा है? इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारा जो स्टेट है, ठीक है, वो निकल नहीं सकता। ठीक है, स्टेट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अल्टर कर सकते हैं, बट ये स्टेट विलिंगली यहाँ से, इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है। तो देखो, जैसे फेडरेशन देखते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ स्टेट्स एग्रीमेंट के थ्रू, है ना, अग्री की है टू जॉइन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरल जो है, फेडरल स्टेट बनने के लिए। ठीक है, तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ क्या होती है? ड्यूअल सिटीजन। एक तो होती है यूएसए की और एक उनके स्टेट की। ठीक है, तो बट हमारे इंडिया के केस में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है क्या? नहीं भाई, हम स्टेट में रहें चाहे इंडिया में रहें, ठीक है, पूरे इंडिया का और स्टेट का एक ही सिटीजनशिप बनता है, इंडिया का। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब स्टेट की बाउंड्री चेंज की जा सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने 2 पार्ट्स में पार्टीशन किया। ठीक है, जैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र से टूटकर, है ना, गुजरात अलग हुआ। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, एमपी और सीजी अलग किए गए। तो अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट को किसी दूसरे स्टेट में, जैसे सपोज कल के डेट में जैसे हमने अभी किया है, एमपी सीजी अलग किया है, तो हम इसको चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कंसेंसस हो तो, ठीक है, जोड़ा भी जा सकता है। तो बट ये सब क्या है? पूरे के पूरे जितने स्टेट्स के एरिया हैं, वो सब इंडिया का पार्ट है। ठीक है, वो सब क्या है? ऑल एंड ऑल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का पार्ट्स है। और अगर देखा जाए तो यूएसए के बारे में कहा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहेंगे क्या हम लोग यूएसए को? नहीं, तो यूएसए के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट।
ठीक है, तो उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसके यहाँ स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ आते हैं और कैसे उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। तो एक टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एक होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी क्या है भाई? एक्वायर्ड टेरिटरी यानी बीइंग अ सोवरेन स्टेट, हम लोग सोवरेन स्टेट हैं या सोवरेन कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ स्टेट का मीन है कंट्री, कंट्री से हम लोग स्टेट का मतलब यहाँ मीन कर रहे हैं कंट्री। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। मतलब इंटरनेशनल लॉ से रिकॉग्नाइज जो जितने भी वे हैं उनके थ्रू हम फॉरेन टेरिटरी भी एक्वायर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो है वो तो हम कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो किसी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। कैसे? ट्रीटी करके, परचेस करके, लीज में लेके या प्लेबिसाइट करा के। ठीक है, प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? इट गिव्स द पार्लियामेंट, है ना, द पावर टू जॉइन द यूनियन ऑफ न्यू स्टेट्स इन टर्म्स एंड कंडीशन विच पार्लियामेंट थिंक्स फिट्स। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ग्रांट करता है पार्लियामेंट को पावर टू एडमिट, है ना, जॉइन या एडमिट करे अ न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, इनटू यूनियन। ठीक है, एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टेट इन टर्म्स एंड कंडीशन इट थिंक्स फिट। ठीक है, जिसमें उसे लगता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन, इन टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू ये स्टेट आया जा सकता है, इन कंडीशन पे इन्हें एडमिट किया जा सकता है, तो हम ज्वाइन करवा सकते हैं किसी अनदर टेरिटरी को। जैसे कि सिक्किम जो था पहले, है ना, अलग कंट्री थी। ठीक है, सिक्किम, बाद में सिक्किम ने ये इच्छा रखी कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आज सिक्किम हमारे यूनियन का पार्ट है और सिक्किम एक अलग स्टेट है। तो ये आर्टिकल 2 के थ्रू हुआ। ठीक है, तो इससे आपको समझ आएगा। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 3 बोलता है कि इट गिव्स द पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर द एरियाज एंड बाउंड्री और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट को पावर ग्रांट करता है ना, कि वो न्यू स्टेट फॉर्म कर ले। ठीक है, या तो फिर अल्टर कर ले एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरिया को। सपोज जैसे एमपी को अलग करके 2 पार्ट में CGMP बनाया गया। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया। तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसके एरिया को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 या मोर पार्ट में। ठीक है, डिमिनिश कर सकते हैं उस स्टेट को, यानी वो स्टेट के एरिया को ख़त्म करके दूसरे स्टेट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं और उसके नाम को भी चेंज किया जा सकता है ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है,
सीएम से, जैसे सपोज़ वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करना है, सपोज़, है ना, ये जस्ट एग्जांपल है, सपोज़ वेस्ट बंगाल का नाम हम लोग को बंगाल करना है, सपोज़, ठीक है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, इसे रिकमेंडेशन नहीं बोलते हैं, वो सीएम से एडवाइस लेते हैं, ठीक है। और जो एडवाइस सीएम उनको देता है वो प्रेसिडेंट के बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, वो प्रेसिडेंट का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट जो है उसके बाइंडिंग तो नहीं है, बट प्रेसिडेंट अगर चाहे तो रिकमेंड कर देगा कि इसका नाम चेंज किया जाए, फिर पार्लियामेंट से इसे पास करवाएंगे तो फिर नाम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग कमीशन पे थोड़ा रुक के, हाँ, तो अभी पहले इसके पहले हम लोग कमीशन देखें, हम लोग आर्टिकल 4 भी कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं कमीशन पे, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 4 बोलता है कि लॉ पास्ड अंडर आर्टिकल 2 and article 3 are not considered amendments. अंडर आर्टिकल 368 हमने देखा था कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको पावर देता है कि आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो ये कहता है आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 दूसरा ये कहता है कि जो हम लोग आर्टिकल 2 और 3 को, अगर हमें बिल पास करवाना है, अगर हम लोग को किसी बिल को जो कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर पास करवाना है, तो उसे हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, ठीक है। मतलब आर्टिकल 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी स्टेट को हमें ज्वाइन करवाना है, कि है ना, नए एक्वायर करना है, ये ज्वाइन करवाना है, तो हम लोग आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। तो भाई डायरेक्ट तो उसे कर नहीं देंगे, पहले पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, तो जो बिल लाया जाएगा उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाया जाएगा। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? ठीक है, तो अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोट कर रहे हैं, उनका 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उनमें मोर देन 50% मेजॉरिटी हमको चाहिए इस बिल को पास करवाने के लिए, ठीक है। चाहे आर्टिकल 2 के थ्रू हो, चाहे आर्टिकल 3 के थ्रू हो। आर्टिकल 3 में हम क्या कर सकते थे, या तो हम लोग किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, या तो एक स्टेट को स्प्लिट करके 2 स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है, उस स्टेट की एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं या उसके नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों के आर्टिकल के अंडर अगर किसी बिल को पास करवाना है पार्लियामेंट में, तो उसे हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से कराएंगे। वैसे देखा जाए तो 4 टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, ठीक है, ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कहता है आर्टिकल 4 कि लॉ पास्ड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, उसे अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए
तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 1 से 4 कवर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फजल अली कमीशन। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं फजल अली कमीशन। ठीक, तो जल्दी से आते हैं इस पे। फजल अली कमीशन में 2 मेंबर थे। ठीक है, 3 मेंबर थे। एक फजल अली जो हेड कर रहे थे, ठीक है, और जो उनके सबऑर्डिनेट्स है वो थे के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ठीक है, अब इन्होंने, ठीक है, रिकमेंड किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले क्या हुआ था, रखा गया था कि भाई एक लैंग्वेज एक स्टेट बनना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, मतलब स्टेट का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इसलिए है ना, स्टेट को कैसे डिवाइड करना है। इंडियन यूनियन में जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो हमें जब स्टेट्स बनाना था, ठीक है, तो फिर स्टेट को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसी उसकी बाउंड्री फिक्स की जाएगी, तो उसके लिए कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जिसमें ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, फजल अली कमीशन एंड के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ठीक है, इन्होंने तो एक प्रपोजल ये आया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होना चाहिए, तो इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि जो स्टेट बनना चाहिए वो ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज के बेसिस पे बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक एक लैंग्वेज के पीछे एक एक स्टेट बनाने लग जाएं तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हो जाएंगे हमारे पास, छोटे छोटे टुकड़े में स्टेट्स बन जाएगा। ठीक है, सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एरिया डिसाइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो हम इजीली जितने एरिया को एडमिनिस्ट्रेटर कर सकें। ठीक है, सेकंड, ऐसे हमें करना है ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी समय हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, और है ना, उस समय रीजन था, एक पर्टिकुलर स्टेट, अभी हम लोग देखते हैं स्टेट के जैसे, वैसे पर्टिकुलर रीजन और कल्चर जो था, रीजनैलिटी थी, वो बहुत रिजिड थी। ठीक है, उस समय तो अगर देखा जाए तो उस समय सेंसिटिव कंडीशन थी। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो चुका था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम ऐसे ही अंग्रेज़ों ने, ठीक है, डिवाइड एंड रूल थ्योरी करके गए थे। ठीक है, तो ऐसा था कि अब और लैंग्वेज के बेसिस पे हमें ऐसे माहौल क्रिएट नहीं करना है ताकि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हैम्पर हो। ठीक है, ठीक है, अभी हमने देखा फजल अली कमीशन के बारे में। ठीक है ना, अभी हम लोग 2 कमीशन और देखने वाले हैं। ठीक, ये सब क्या हुआ था, जब हमको आज़ादी मिला तो हम लोग ने भाई स्टेट का डिवीज़न कैसे करना है उस बेसिस पे कमीशन बैठा है। तो एक फजल अली कमीशन बैठा था। फजल अली कमीशन के पहले 2 कमीशन और बैठा था। ठीक है, एस.के. धर कमीशन, ठीक है, और जे.वी.पी. कमीशन। जे से जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, और एक थे पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, अब एस.के. धर कमीशन और जे.वी.पी. कमीशन, ठीक है, दोनों ने रिजेक्ट किया, दोनों ही ने रिजेक्ट कर दिया डिवीज़न ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिवीज़न नहीं किया जाएगा। ये दोनों कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, और कहा कि बेसिस होना चाहिए डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि
लिंग्विस्टिक फैक्टर। ठीक है, ये दोनों ने ही कहा। फजल अली कमीशन ने भी वही कहा कि भाई ब्रॉडली, फजल अली कमीशन ने रिजेक्ट नहीं किया, बस उसने ये कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट तो नहीं बनना चाहिए भाई, थोड़ा ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज बने जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, हमारे लिए इजी हो और यूनिटी इंटीग्रिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पोटी सीरामुल्ला, है ना, पोटी सीरामुल्ला जी जो थे, ठीक है, वो 56 डे के हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है, उनकी डिमांड थी कि मद्रास, है ना, वो उस समय मद्रास से वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश अलग बने। वो चाहते थे मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश अलग बने। कौन? पोटी सीरामुल्ला। ठीक है, अब उस समय जो उसी समय आज़ादी मिली थी हमें, ठीक है, कंट्री की कंडीशन सेंसिटिव थी। ठीक है, तो इस समय अगर और स्पाइक नहीं किया जा सकता था, जो केओस है उसको, उस समय की कंडीशन को और भड़काया नहीं जा सकता था, तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक अलग स्टेट का दर्जा देना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग का देखते हैं, जो था आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट बना। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये मजबूरन गवर्नमेंट को करना पड़ा, चाहते नहीं थे, बट उस समय की कंडीशन, अभी हमें बोलना आसान है कि उस समय ऐसा कर देना था, वैसा कर देना था, बट उस समय का कंडीशन क्या था, ठीक है, कितनी सेंसिटिव कंडीशंस थी, उस बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए गए। ठीक है, अब देखा जाए तो 7th ये जो हुआ है ना, 14 स्टेट एंड 6 यूटी जो बना, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना। उसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से A, B, C और D ये करके 14 स्टेट्स और 6 यूटी का फॉर्मेशन किया गया, जो कि कब हुआ? 1956 से 1956 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूटी बने। अब इसके बाद आगे कौन कौन से स्टेट, ये तो इनिशियल हमने कितने बनाए? 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी। ये नंबर याद रखेंगे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बाद हम लोग कौन कौन से स्टेट्स का फॉर्मेशन किए और कैसे कैसे किया गया। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जब 14 स्टेट्स और 6 यूटी किया गया, तो ABCD एरिया था, मैंने बताया आपको, थोड़ा सा बैक स्लाइड कर लेता हूँ। ये खालसा रीजन, प्रिंसली स्टेट्स, कमिश्नरी एंड आइलैंड। तो भाई प्रिंसली स्टेट्स 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, उसमें से 549 लोग अग्री कर गए थे, 549 लोग अग्री कर गए थे टू जॉइन द इंडियन यूनियन। ठीक है, बट 3, जिसमें कश्मीर के हरि सिंह जी, ठीक है, जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद, ये 3 अग्री नहीं किए थे। ठीक है, तो इसका क्रेडिट जाता है पूरे इस रीजन को फॉर्म करने का, यूनियन बनाने को, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, कश्मीर का तो इशू आप जान ही रहे हैं, प्लेबिसाइट किया गया था। ठीक है, तो कश्मीर फिर प्लेबिसाइट से, है ना, आया। ठीक है, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया था। ठीक है, जनमत संग्रह। ठीक है, यहाँ जनमत संग्रह हुआ कश्मीर में, यहाँ रेफरेंडम हुआ। ठीक है, जूनागढ़ में। और हैदराबाद में जो थे निज़ाम, ठीक है, निज़ाम थे, निज़ाम ने रज़ाकार आर्मी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पुलिस, हैदराबाद में पुलिस और बाई फोर्स हमें इसे ज्वाइन करवाया गया। ठीक है,
तो इस तरह से कुछ हिस्ट्री रहा है, ठीक है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत क्रेडिट जाता है, ठीक है, ज्वाइन करवाने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं कि 14 स्टेट्स और यूटी तो बन गए उसके बाद, बट ये सिलसिला यहाँ स्टॉप नहीं हुआ भाई। 15th स्टेट बना गुजरात, महाराष्ट्र से अलग होके। क्या बेसिस था? गुजराती स्पीकिंग रीजन के बेसिस पे, गुजराती स्पीकिंग रीजन के बेसिस पे गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया 15th स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास हो चुके थे 15 स्टेट एंड, यहाँ अपन 2 कॉलम बना लेते हैं, 15 स्टेट एंड 6 यूटी, ठीक है। फिर 7th यूटी, दादर नागर हवेली, ठीक है। दादर नागर जो हवेली थी, ठीक है, वहाँ कौन रूल करते थे? पोर्टुगीज़। वो रूल करते थे 1954 तक, ठीक है। ये देखिए, पोर्टुगीज़ 1954 तक वहाँ रूल कर रहे थे, ठीक है, जब तक उसे आज़ाद नहीं करा गया, अनटिल इट इज़ लिबरेटेड, ठीक है। तो यहाँ इसे लिबरेट किया गया, बट इनका फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन 1961 तक चला। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1961 में, और इस 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए दादर नगर हवेली को 7th यूटी बनाया गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, दादर नगर हवेली पोर्टुगीज़ के अंदर था, वैसे 2 और जगह थे पोर्टुगीज़ के अंदर, गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव, ठीक है। तो हमने, इंडिया ने 3 टेरिटरी पोर्टुगीज़ से एक्वायर की, ठीक है। कौन कौन सी? दादर नगर हवेली, फिर गोवा एंड दमन दीव, ठीक है। तो उस समय स्टार्टिंग पे जब गोवा बनाया गया तो ये यूटी था, दमन दीव भी यूटी था, ठीक है। तो ये किससे बना? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 से, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास ये 7 यूटी था, ये 8 और ये 9, तो अब कितने हो गए? 9 यूटी एंड 15 स्टेट, ठीक। फिर पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी को एक्वायर, ये किसके अंडर था? फ्रेंच से के अंडर था। तो भाई फ्रेंच ने देखा कि पोर्टुगीज़ पे, है ना, बाई फोर्स करके पोर्टुगीज़ से आज़ाद करा दिया गया ये 3 रीजन को। तो इन्होंने सोचा कि इसके पहले इंडियन आर्मी हम पे बाई फोर्स एक्वायर करे, हम इन्हें हैंड ओवर कर देते हैं पुडुचेरी का एरिया, ठीक है, जिसमें माहे, पुडुचेरी, है ना, कराईकल एंड योनम, ये एरिया आते थे, ठीक है। तो 1954 में एक्वायर्ड टेरिटरी, एक नया एक्वायर्ड टेरिटरी आया इंडिया के पास बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 से ही, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने यूटी हो गए? 10, इसे भी यूटी बनाया गया, ये चारों को मिलाकर, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए? 10 यूटी, 15 स्टेट्स। फिर 16th नंबर का स्टेट बना हमारा नागालैंड, ठीक है। 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म बाय नागा हिल्स, है ना, और स्वांग एरिया को मिला के, है ना, नागालैंड बनाया गया टू सेटिस्फाई दी हॉस्टाइल नागास। ये हुआ असम से अलग होकर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो पंजाब 1966 में पंजाब डिमांडेड फॉर सेपरेट सिख लैंड, है ना, जिसके लीडर थे मास्टर तारा सिंह, जो अकाली दल के लीडर थे। उन्होंने डिमांड किया कि सेपरेट सिख लैंड होना चाहिए, है ना, पंजाब, है ना, ऑन बेसिस ऑफ पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है। तो भाई इसको कैसे अलग किया गया? ये चारों एरिया पहले पंजाब में आया करता था, ठीक है। तो हरियाणा बना 70th नंबर का स्टेट, हरियाणा बना 70th नंबर का स्टेट बेस्ड ऑन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, ठीक है। चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को, है ना, हिली रीजन
ठीक है, हिली रीजन के बेसिस पे यूटी बनाया गया था पहले। ठीक है, जो हिली रीजन था उसे हिमाचल प्रदेश बनाया गया और ये पहले यूटी था। लेकिन कुछ दिन बाद 1971 में ही इसे स्टेट का दर्जा दिया गया और ये 18 नंबर का स्टेट बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मूव ऑन करते हैं। फिर आई बारी मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उन्हें यूटी बनाया गया और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मणिपुर 19 नंबर का, 20 नंबर का त्रिपुरा और 21 मेघालय स्टेट बना। ये लोग बने 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980। ठीक है, हम लोग एक बार लास्ट में रिकॉल करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी खाली देख लेते हैं। ठीक है, फिर आती है बारी सिक्किम की। तो सिक्किम बना 22nd नंबर का स्टेट। ठीक है, लेकिन सिक्किम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिक्किम पहले इंडिपेंडेंट था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था अंडर चोग्याल डायनेस्टी। ठीक है, जो सिक्किम था वो पहले बोला कि उसे प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया क्या होता है कि ये भले इंडिपेंडेंट था बट इंडिया कहीं ना कहीं इसे डिफेंस और फॉरेन डीलिंग्स में हेल्प किया करता था। ठीक है, तो फिर इसने कहा कि हमें एसोसिएट स्टेट बनना है। ठीक है, एसोसिएट स्टेट बनना है। तो भाई है ना, सिक्किम जो है वो 22nd नंबर का स्टेट बना। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक, 1947 में जब हम लोग ने इंडिपेंडेंस लिया तो ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था अंडर चोग्याल डायनेस्टी। ठीक है, फिर सिक्किम ने डिमांड रखी कि उसे एसोसिएट स्टेट बनना है, उसे एसोसिएट स्टेट बनना है तक, और प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी ये स्टेट ऐसा है एसोसिएट स्टेट, यानी पूरा स्टेट हुड तो नहीं मिलेगा सिक्किम को, वो पूरी तरह से स्टेट नहीं बनेगा, वो क्लोज रिलेशन और अपने क्लोज रिलेशन बनाएगा इंडिया के साथ, ताकि अगर उसे ठीक लगता है तो आगे चल के स्टेटहुड ले। मतलब ये एज अ इंडिपेंडेंट अपने स्टेट के सारी चीज़ों को देखेगा, लेकिन इनकी जो फॉरेन कंट्री से कम्युनिकेशन है और इनकी डिफेंस है वो इंडिया देखेगा। ठीक है, तो ये फिर इसे एसोसिएट स्टेट बनने का इसने इच्छा जाहिर की। तो फिर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1974 में। ठीक है, तो उसके अंडर सेकंड 2A ऐड किया गया और शेड्यूल 10 भी ऐड किया गया था। ठीक है, हाँ, तो भाई 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2A और शेड्यूल 10 हम लोग क्यों ऐड किए? भाई अब एसोसिएट स्टेट बनने का इच्छा जाहिर किया, बट ऐसा कोई प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया एसोसिएट स्टेट को लेकर। ठीक है, जो कि आर्टिकल 2A में किया गया। ठीक है, और एक शेड्यूल 10 किया गया ऐड, ताकि उसमें सिक्किम के एसोसिएट स्टेट बनने का टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन किया जा सके। ठीक है, फिर लेकिन थोड़े दिन बाद सिक्किम ने 71 साल बाद, ठीक है, इच्छा जाहिर की कि स्टेट बनने का इच्छा जाहिर किया। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए 1975 में। अब ये 2A को रिमूव किया गया और शेड्यूल 10 भी रिमूव किया गया। ठीक है, ये दोनों को रिमूव किया गया। अब ये स्टेट बन रहा था, तो क्योंकि ठीक है आर्टिकल 1 के थ्रू और आर्टिकल 4 यूज़ करके इसे ऐड किया गया, और शेड्यूल 1 ठीक है, शेड्यूल 1 में इसके नेम और इसकी टेरिटरी को में डिफाइन करके चेंजेस किए गए। ठीक है, और 371F ऐड किया गया। 371
जो आर्टिकल है 371F ये ऐड किया गया। ठीक है, तो ये क्यों ऐड किया गया, इसमें बताया गया कि भाई कि ताकि जो इनके जो सीट्स को लेके, ठीक है, सीट्स को लेके, इनके कंडीशंस को लेके, इन्हें स्टेटहुड का जो भी प्रॉपर कंडक्ट दिया गया उस चीज़ों को क्लॉज बनाकर ऐड किया गया 371F में। ठीक है, कि इन्हें कितने सीट दिया जाएगा, ठीक है, इन दी पार्लियामेंट में इनके रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली में इनकी सीट्स में कितने मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ये सारे प्रोविजन जो रिलेटेड थे सिक्किम से उसे यहाँ दिया गया 371F में। फिर अब हमने देखा था कि MTM मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है वो बन चुके थे स्टेट्स। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश थे UT। ठीक है, तो यहाँ मिज़ोरम, अरुणाचल और गोवा भी पहले UT था, इन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। पहले मिज़ोरम को दिया गया 23rd, अरुणाचल को दिया गया 24th और गोवा को मिला 25th। गोवा को 1987 पे मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और स्टेट्स बने। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। सबसे पहले CG छत्तीसगढ़ 26 नंबर का स्टेट बना। ठीक है, उत्तराखंड बना 27 नंबर का और झारखंड बना, है ना, झारखंड बना ये 28 नंबर का स्टेट। ये दोनों ईयर 2000 पे बने थे। ठीक है, तो अब ये क्या याद रखना, 1 नवंबर को बनता छत्तीसगढ़, 15 नवंबर जो, ठीक है, 15 नवंबर आप लोग याद कीजिए क्या आता है, तो आपको याद है 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा जी का जयंती है, जन्मदिन है। ठीक है, बिरसा मुंडा, तो ये वो झारखंड के थे। ठीक है, उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और ट्राइबल लीडर थे बहुत बड़े। ठीक है, तो उस दिन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, और ये दोनों के बीच में 9 तारीख को उत्तराखंड का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 28 स्टेट्स और, है ना, 8 UT हो चुके थे। फिर 2014 पे, ठीक है, तेलंगाना से अलग होकर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से अलग होकर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29th स्टेट बना बेस्ड ऑन तेलुगु स्पीकिंग रीजन। ठीक है, फिर हमारे पास 29 हो चुके थे स्टेट्स और हमारे पास थे 8 UTs। ठीक है, फिर 2019 में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को स्प्लिट किया गया। ठीक है, और इसे UT का दर्जा दिया गया। तो अभी हमारे पास करंटली है 28 स्टेट्स एंड 8 UTs। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से एक बार, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कुछ याद कैसे रहेगा करके, तो पहले तो हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है ना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986, उसमें जो 4 टाइप के हमारे पास प्रोविंसेस या एरिया हुआ करते थे, रीजन हुआ करते थे, खालसा रीजन, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, कमिश्नरीज और आइलैंड, इन सब को मिलाकर 14 स्टेट और 6 UT बने 1956 पे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। ठीक है, फिर अब 15th जो है, 15th कौन सा बना, तो भाई महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात 15th नंबर का स्टेट बना। ठीक है, फिर उसके बाद 7th नंबर का UT बना, कौन सा, दादर नागर हवेली। पोर्टुगीज से हमने 3 रीजन एक्वायर किया, कौन सा, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। ठीक है, 1954 तक इन लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। यह इसे इंडिया ने लिबरेट करवाया, 1961 तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन चला। ठीक है, तो भाई ये दादर नागर हवेली 7th नंबर का, गोवा 8 एंड दमन दीव 9th नंबर का UT बना। ठीक है, फिर बात करें पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में फ्रांस लोगों का
भाई रूल चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि पोर्टुगीज़ को तो भगा दिया गया, ठीक है, बाई फोर्स, तो इसके पहले हमें भगाया जाए, हम खुद ही इन्हें सौंप देते हैं अपना एरिया, ठीक है। माहे, कराईकाल, जोनम और पुडुचेरी, इसको मिला के 1954 में एक्वायर्ड टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 पे, ठीक है, इसे यूटी बना दिया गया। फिर 1963 में नागालैंड, ठीक है, नागा एरिया और स्वांग एरिया को मिलाकर, है ना, असम से अलग होकर स्टेट बना, ठीक है। फिर 17th नंबर की बात की जाए तो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल और चंडीगढ़ दोनों यूटी थे। हरियाणा स्टेट बना क्यों? क्योंकि पंजाब का डिमांड था कि उसे सेपरेट सिख लैंड मिलना चाहिए, ठीक है, जो अकाली दल के लीडर थे तारा सिंह 1966 में। तो हरियाणा को अलग करके स्टेट बनाया गया, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया। हिमाचल को, हिली रीजन को अलग करके बनाया गया था। फिर हिमाचल प्रदेश को लेटर स्टेट बना दिया गया, वो 18 नंबर का स्टेट बना, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, MTM, है ना, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। 1920-21 नंबर के स्टेट बने। ये 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980 से बने थे, ठीक है ना। और जो मिज़ोरम और अरुणाचल साथ में यूटी का दर्जा दिया गया। फिर सिक्किम के बारे में आते हैं, तो सिक्किम के बारे में सबसे ज़्यादा याद रखना है कि 22nd नंबर का स्टेट बना था, ठीक है। इसने पहले डिमांड किया कि इसे एसोसिएट स्टेट बनना है, तो एसोसिएट स्टेट के लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। तो अब इसका ये याद कैसे रखें, ये सन कन्फ्यूजन होता है। तो भाई ये याद रखना कि 35 का डबल कितना होता है, 70, तो 70 के आसपास, ठीक है। बट 5 के साथ 4 रहेगा, 5 के साथ 4 रहेगा, तो 1974। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और क्या क्या ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे स्टेटहुड बनाया गया, तो 35 का डबल 70 और 6 के साथ 5 रहेगा, एक कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे, और 2A और 10 को रिमूव किया गया और 371F ऐड कर दिया गया। फिर अब इसके पहले मिज़ोरम और अरुणाचल को हम लोग ने यूटी बनाया था, तो उन्हें स्टेट्स बना देंगे, ठीक है। फिर गोवा को स्टेट कब बनाएंगे, 1987 पे। फिर 3 और बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड क्या, झारखंड। ये तीनों 2000 में बने थे। तो भैया झारखंड जो बना था वो बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन तिथि पे बना, तो 15 नवंबर हो गया, ठीक है। 1 नवंबर पहले तारीख को छत्तीसगढ़ बना, और उनके बीच में 9 नवंबर को उत्तराखंड बना। तो सबसे पहले 26, 27 एंड 28, ठीक है। फिर 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29th स्टेट बना, ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया था अलग करके। और अब टोटल हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी हैं करेंटली।